नमस्कार, मैं हूँ हरिओम द्विवेदी और आप देख रहे हैं द एनएच ज़ीरो। हमारा चुनावी सफ़र जारी है, चुनावी सिलसिला जारी है। जैसा कि आपको पता है, हर ज़िले की विधानसभाओं में जा रहे हैं, वहाँ का हाल ले रहे हैं, वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुँचा रहे हैं। उसके अलावा हम ऐसे लोगों से भी बात कर रहे हैं जो अपने क्षेत्र के लिए कुछ ख़ास कर रहे हैं। आज हमसे बात करने के लिए एक ऐसे युवा हैं जो पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन वो अब राजनीति की ओर रुख कर रहे हैं। इसकी वजह उनको पता है कि वो डॉक्टरी के सेटल पेशे से राजनीति की मतलब तिकड़मबाजी वाली लाइफ में क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, हम इन्हीं से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपने ये कैसे तय कर लिया कि आप कैसे मोटिवेट हुए उधर कि आपको डॉक्टर से राजनीति की तरफ? मैं आपको 2 घटनाएँ बताऊँगा। एक घटना 2012 के आसपास की है। उस वक़्त एक बीमारी हमारे समाज में बहुत ज़्यादा है, स्ट्रोक। स्ट्रोक को लेकर के हम चाहते थे, उसमें एक इंजेक्शन लगता है, टीपीए का, बोरिंगर कंपनी का आता है, और स्ट्रोक को लेकर के हम ये चाहते थे कि एक अवेयरनेस आए और वो इंजेक्शन लगे, क्योंकि स्ट्रोक में पैरालिसिस हो जाती है और आदमी अपनी ज़िंदगी की तरफ लौट नहीं पाता और सोसाइटी के लिए, अपने परिवार के लिए एक बोझ बन जाता है। इस चीज़ को लेकर के हमने कई बार उस वक़्त की सरकार में जो लोग थे, उनको समझाने की कोशिश की, उनको बताने की कोशिश की, लेकिन शायद कुछ लोग हमारी बात नहीं समझ पाए, और जो समझे वो उसे आगे उस तरीके से पहुंचा नहीं पा रहे थे। इन सभी परिस्थितियों के कारण एक लंबा समय लग गया, और खैर सरकार तक वो बात पहुंची और सरकार ने वो इंजेक्शन उपलब्ध भी कराए, लेकिन उसमें भी एक चूक हो गई। इंजेक्शन लगना कैसे है, इस चीज को प्रॉपरली ट्रेंड ही नहीं किया गया, इसकी ट्रेनिंग ही नहीं दी गई। तो हुआ क्या कि पूरे उत्तर प्रदेश में करीब 2 करोड़ रुपए के इंजेक्शन वो खरीदे गए थे, और सिर्फ आजमगढ़ में उसके 5 बैच यूज हुए। बाकी का जितना इंजेक्शन था 74 डिस्ट्रिक्ट में, वो वापसिफिकेशन एक बहुत अच्छी बड़ी बीमारी है समाज में, मिर्गी का झटका। मिर्गी का झटका बेसिकली न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस बीमारी के कारण होता है। इसमें एस्केरिस का अंडा माइग्रेट करके ब्रेन में चला जाता है। इसको रोका जा सकता है अगर हम ओपन डेफिकेशन को बंद करते हैं, लेकिन सरकार जो थी यहाँ पे, वो इस चीज को सही तरीके से नेताओं को नहीं समझा पाई, नेता इस चीज को समाज को नहीं समझा पाए, और ये प्लानिंग भी उस वक्त फेल होती रही, जो बाद में आगे वाली सरकार ने कंप्लीट किया। तो हमें एक चीज लगती थी कि हमें एक मंच चाहिए जहां जाकर के एक हेल्थ सेक्टर की मजबूती से बातें रखी जा सके, और इसी चीज ने हमें मोटिवेट किया कि हमें खुद इस प्लेटफॉर्म के लिए तैयारी करनी चाहिए, इसलिए हम राजनीति में। इसलिए राजनीति में आप जैसे बात करें, अगर आप बीजेपी से हैं, मैं आपको बता दूं कि भाजपा इन्होंने ज्वाइन की हुई, भाजपा कार्यकर्ता हैं, सक्रिय जी। कार्यकर्ता हैं, अभी कार्यकर्ता हैं, लेकिन ये संभावित तौर पर इन्हें निजामाबाद का प्रत्याशी माना जा रहा है और उसके लिए इन्होंने लगातार प्रयास भी कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। तो इनकी एक जो खास बात जो हमें इनकी तरफ खींच लाई, वो ये था कि इन्होंने इनका एक यहाँ आजमगढ़ में एक लाइफ लाइन हॉस्पिटल है, जहां पर ये उस हॉस्पिटल में इन्होंने एक सुविधा कर रखी पेशेंट्स के लिए, जो मतलब दोहरे काम कर रहे हैं। एक तो उनकी फीस माफ हो सकती है, बशर्ते वो एक कार्ड ये देते हैं। उस कार्ड, आप इसके बारे में आप ही विस्तार से बताएं तो बेहतर रहेगा। देखिए, एक बहुत बड़ी समस्या है इस क्षेत्र की कि ये क्षेत्र बहुत ही गरीब है, और यहाँ बहुत बार लोगों के पास इलाज के लिए पैसे नहीं होते, जिस वजह से वो सही जगह दिखा नहीं पाते। तो हमारे पास भी ये चीज होती थी कि लोग आते थे, लेकिन उनके पास पैसे नहीं रहते थे। तो इसके लिए हमने एक नई स्कीम शुरू की, जिसे हम प्रोजेक्ट ग्रीन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि एक पेशेंट गरीब जब होता है तो उसका कार्ड बनता है, और उस कार्ड पे हम पेड़ देते हैं उसको। जैसे आम हो गया, अमरूद हो गया, नीम हो गया, ऐसे पेड़ होते हैं। उस पेड़ को हम जब देते हैं तो उसको दर्ज करते हैं उस कार्ड में, और वो लेकर के वो पेशेंट जाता है। फिर भविष्य में जब भी उसको दिखाना होता है तो वो आता है, और उस पेड़ की एक फोटो खींच के लानी होती है उसको। फोटो इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार कुछ पेशेंटों ने, हमने नीम दिया तो वो आम की फोटो लेके चले आए, ऐसे भी लोग होते हैं। लेकिन हम उसका डेटाबेस मेंटेन करते हैं, और अभी तक हमने करीब 6000 पेड़ों का प्लांटेशन इस क्षेत्र में, क्योंकि हमारे यहाँ इधर करीब 8-10 जिलों के मरीज आते हैं, करीब 6000
पेड़ों का प्लांटेशन हमने कराया है। बहुत ही सराहनीय पहल है, लेकिन एक जो आप बात कर रहे हैं, आप जहाँ निज़ामाबाद से आपकी दावेदारी देखी जा रही है, माना भी जा रहा है कि आपका टिकट इस बार फाइनल है, तो वहाँ की अगर आप समस्याओं की बात करें, वहाँ के विकास की बात करें, क्योंकि आप भ्रमण भी कर रहे हैं वहाँ, वहाँ अभी बहुत बड़ी समस्याएँ हैं, हेल्थ सेक्टर में हैं, एजुकेशन सिस्टम में हैं, तमाम तरह की दिक्कत। आपने वहाँ पर क्या फेस किया, और अगर आपका टिकट फाइनल हुआ, तो आप पब्लिक से क्या, मतलब जैसे आप घोषणा पत्र होता है, वैसे आप पब्लिक से क्या मुद्दे पब्लिक के हैं जिनको आप सबसे पहले सॉल्व करना चाहेंगे? देखिए, निजामाबाद विधानसभा इस आजमगढ़ के मध्य में स्थित एक विधानसभा है और इसके चारों ओर विभिन्न विधानसभाएं हैं। जब हम निजामाबाद की बात करते हैं तो आप किसी भी एरिया से, किसी भी विधानसभा से जब आप निजामाबाद में प्रवेश करते हैं, जब आप सदर से निजामाबाद में प्रवेश करते हैं बदली पुल से, तो सदर की रोड 30 मीटर की है, जबकि निजामाबाद की रोड 12 मीटर की है। निजामाबाद खुद को बता देता है कि मैं निजामाबाद हूं। किसी ने भी पिछले 70 सालों में और आजादी के बाद 75 सालों में इस विधानसभा में कभी भी कोई काम नहीं किया। यहाँ पे ना कोई हायर एजुकेशन का सेंटर है, ना कोई 10+2 के बाद गवर्नमेंट का एक डिग्री कॉलेज और प्रॉपर सिस्टम है, ना ही यहाँ पे हेल्थ सेक्टर का कोई बड़ा हॉस्पिटल है, ना ही यहाँ बच्चों के खेलने के लिए कोई स्टेडियम है। कितनी महत्वपूर्ण विधानसभा है ये, आपको जान के आश्चर्य होगा। इस जमीन पर ब्रह्मा विष्णु महेश ने खुद अवतार लिया। सती अनसुईया को सभी लोग जानते हैं, वो अत्रि ऋषि की पत्नी थी। एक छोटी सी कहानी है, इसमें होता क्या है कि सभी तीनों देवियों ने अपने अपने पतियों से पूछा कि ये बताइए दुनिया का सतित्व तो सबसे बड़ा किसके पास है। उनको अपना नाम सुनना था, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवों ने सती अनसुईया का नाम लिया। तो उन्होंने प्रण लिया कि आप जाकर के उनका सतित्व तोड़ेंगे। इस भावना के साथ उनको दबाव में लिया गया और तीनों देव नीचे ब्राह्मण रूप में आए। सती अनसुईया के आंगन के बाहर वो उपस्थित थे। तो सती अनसुईया ने जब ब्राह्मण देखा तो कहा कि आप भोजन कर ले। उन्होंने कहा हम भोजन करेंगे, लेकिन आप वस्त्र विहीन होकर के ये भोजन कराएंगे हमको। उन्होंने कहा ठीक है, हमारे पति आने वाले हैं, वो आते हैं तो हम आपको इसका उत्तर देते हैं। अत्रि ऋषि बहुत ही ज्ञानी थे, उनको समझ में आ गया, उनको पता चल गया कि वो तीनों ब्राह्मण कौन है। और पति पत्नी ने बात करके फिर अत्रि ऋषि के कहने पे सती अनसुईया माँ ने उनसे कहा कि मैं बिल्कुल आपको भोजन कराऊंगी, दुग्ध पान कराऊंगी, लेकिन आप मेरे पुत्र रूप में आइए। और वो तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में, क्या पुत्र के रूप में इस धरती पे आए। ये वो धरती है निजामाबाद। और यहाँ पे फिर जब ब्रह्मा विष्णु महेश हट गए तो सृष्टि में चारों ओर हाहाकार मच गया। बाद में सभी के निवेदन पे सती अनसुईया के यहाँ वो पुत्र स्वरूप में रह गए, एक अंश के रूप में रह गए और अपने अपने लोक लौट गए। उनमें से एक चंद्रमा ऋषि बने जो ब्रह्मा के अवतार हैं, उनमें से दूसरे विष्णु के अवतार दत्तात्रेय जी बने जिनकी महाराष्ट्र में बहुत पूजा होती है, और तीसरे शिव के अवतार दुर्वासा जी बने। जान के आश्चर्य होगा आपको, तीनों धामों में, तीनों आश्रमों में संगम है और ये बहुत ही पौराणिक धरती है। इनमें से 2 आश्रम निजामाबाद में पड़ते हैं। इसमें पड़ता है दुर्वासा, इसमें पड़ता है दत्तात्रेय। दुर्वासा में शिव पिंड की स्थापना त्रेता युग में खुद भगवान राम ने की थी। और यहाँ पे माँ शीतला का आश्रम है, यहाँ पे मुड़ियार महादेव का मंदिर है, यहाँ पे द्रोणाचार्य आश्रम है, यहाँ पे खुद गुरु नानक देव ने रह करके हस्तलिखित आदि ग्रंथ लिखा है। यह गुरुद्वारा पादुका साहब यहीं पे स्थित है, लेकिन ये पूरा का पूरा क्षेत्र पीछे रह गया। मैं दिल से चाहता हूं कि इसको धार्मिक राजधानी आजमगढ़ की बनाई जाए और एक पूरा कॉरिडोर बनाया जाए, जिससे धर्म भी आगे बढ़ सके, सनातन संस्कृति भी आगे बढ़ सके, साथ ही साथ यहाँ के लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो।
उनका कहना है कि निज़ामाबाद को जो धार्मिक नगरी बनाई जाए, धार्मिक राजधानी के तौर पर या धार्मिक कॉरिडोर के तौर पर इसको डेवलप किया जाए आज़मगढ़ की। अब आज़मगढ़ में अगर हैं तो इन्होंने अब जैसे कि पूरा विस्तार से बता भी दिया कि वहाँ क्या-क्या है, क्या नहीं है। एक ये सवाल ये ऐसे में उठता है कि आप डॉक्टर तो फिर जैसे पॉलिटिकल में आए, जो तमाम युवा पॉलिटिक्स में आने का सपना देख रहे हैं, तो कितना मतलब आपने जो अभी आपको पॉलिटिक्स जॉइन किए कितना टाइम हुआ है? 7 साल हो गया। 7 वर्ष हो गया। तो इस दौरान आप अभी युवा ही हैं, तो इस दौरान आपने कैसा फेस किया? एक युवा के लिए पॉलिटिक्स कैसे मंच है? देखिए, मुझे बहुत मजबूती के साथ मेरा मानना है कि पॉलिटिक्स जो है एक बहुत ही अ, ऐसी चीज है जो समाज की दशा और दिशा निर्धारित करती है। इस दशा और दिशा निर्धारण के लिए हमेशा ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है जो उसके उस विषय के विशेषज्ञ हों, जो इंटेलेक्चुअल हों, जो प्रोफेशनल्स हों। अगर फाइनेंस को निर्धारित करना है किसी चीज को, तो अकाउंटेंट, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। हेल्थ को देखना है, हेल्थ की समस्याओं को देख, एक प्रोफेशनल जो होता है वो किसी भी क्षेत्र का अच्छा होता है। तो पॉलिटिक्स में चाहे वो डॉक्टर हो, वकील हो, आर्किटेक्ट हो, वो सीए हो, कोई भी प्रोफेशनल हो, उसको जरूर पॉलिटिक्स में आना चाहिए और राष्ट्र निर्माण में सहयोगी भागीदार बनना चाहिए। यह सबसे बड़ा तरीका है नए राष्ट्र को बनाने का। जो जैसे आपने कहा कि नया, तो फिर हमारा सवाल ये था कि युवाओं के लिए कितना चैलेंजिंग है पॉलिटिक्स? जो नए, जो मतलब जिनके पास फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है या कुछ वैसे, उनके लिए कैसे चैलेंजिंग और कैसे मतलब उनके लिए आसान हो सकता है? देखिए, जब आप अपनी ऑर्बिट को बदलते हो, जब एक उपग्रह चक्कर लगाता है अर्थ का और उसको अपनी ऑर्बिट को ऊपर की तरफ ले जाना होता है, तो उसको सबसे बड़े थ्रस्ट की आवश्यकता होती है। पृथ्वी से एक अंतरिक्ष में जाने के लिए भी सबसे ज्यादा थ्रस्ट की आवश्यकता होती है। तो जो शुरुआत का समय होता है पॉलिटिक्स में या किसी भी क्षेत्र में, वो बहुत ही दबाव और एक अलग मानसिक अवस्था का समय होता है। लेकिन ऐसा पॉलिटिक्स में ही नहीं, हर जगह होता है। तो इस दबाव को तो सभी को देखना ही होता है। हाँ, जो आपने कहा कि जिन लोगों को आर्थिक रूप से, तो मेरा मानना है कि पॉलिटिक्स अर्थ के लिए नहीं होती है, कमाने के लिए नहीं होती है। आप प्रोफेशनल हैं तो आपको अपने धन के लिए पॉलिटिक्स नहीं है, धर्म के लिए है। तो आपको धन यहां से नहीं कमाना चाहिए। कभी भी पॉलिटिक्स धन नहीं दे सकती। अगर आप सही हैं तो पॉलिटिक्स हमेशा आपके धर्म को मजबूत करेगी। जी। तो विधानसभा, अगर आपको यहाँ से कैंडिडेट संभवतः घोषित ही हो जाएँगे, तो यहाँ के आप सिर्फ़ 3 काम बताइए जो सबसे पहले प्राथमिकता के तौर पे आप करना चाहेंगे? देखिए, कैंडिडेट घोषित करना ना करना ये तो पार्टी का काम है, ठीक है। जी, इस बिल्कुल। विषय पे तो मैं कुछ भी नहीं कहूंगा और पार्टी जिसे उचित समझती है उसे, मेरे लिए तो कैंडिडेट मतलब कमल का फूल है, ठीक है। अगर पार्टी मुझे उचित समझेगी तो मुझे देगी और अगर किसी और को उचित समझेगी तो उसे देगी। दूसरा प्रश्न क्या था आपका? दूसरा प्रश्न हमारा ये था कि जैसे आप अगर वहाँ पर कैंडिडेट हैं, जो तो आपके 3 बात बताइए, 3 काम बताइए जो आप करना चाहेंगे? सबसे पहले मैं दुर्वासा क्षेत्र, ये निजामबाद विधानसभा क्षेत्र में धार्मिक रूप से उसे विकसित करने की कोशिश करूंगा, जिससे वहां रोजगार बढ़े। दूसरी चीज, युवाओं के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क, इन 3 मूलभूत आवश्यकताओं को विकसित करने की कोशिश करूंगा। तीसरा, वहां किसानों की स्थिति बहुत चिंताजनक है। वहां पे मंडियां नहीं है, सिंचाई व्यवस्था खराब है और भी कई ऐसी चीजें हैं जो वहां का किसान अपने को फेस कर रहा है। मंडियों की स्थापना कराएंगे, सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ कराएंगे। इस तरीके से, क्योंकि निजामबाद विधानसभा का एक बहुत बड़ा तबका आर्थिक रूप से कृषि पर निर्भर है। समृद्धि आनी चाहिए, आर्थिक समृद्धि किसी क्षेत्र में आएगी तो वो अपने आप विकसित हो जाएगा। मेरा प्रयास पूर्ण रूपेण शिक्षा और आर्थिक समृद्धि पे रहेगा।
तो उत्तर प्रदेश सरकार जो आप 3 पॉइंट गिनाए, क्या उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार अपने उन इन जो मानकों को जिससे आप बात कर रहे हैं, उस पे क्या खरी उतरी है देखिए, अभी तक? उत्तर प्रदेश सरकार ने, अगर मैं निजामाबाद की बात करूँ, नहीं, पूरे प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, आप तो पूरा प्रदेश भी देख ही रहे हैं, क्या हालात हैं? देखिए हुँ, बहुत मजबूती के साथ मैं ये कहना चाहूँगा, कोविड स्वास्थ्य की बात करते हैं, एक-एक क्षेत्र को अगर पकड़ते हैं। कोविड मैनेजमेंट में 22 से 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश की, इतनी बड़ी, इतनी सघन आबादी को जितनी मजबूती, जितनी अ, अच्छे तरीके से मैनेज किया गया इसको, यह यूपी सरकार का ही दम था, वो कर पाई। और योगी सरकार का ही दम था कि वो कर पाई। स्वास्थ्य सुविधाओं में कितने ही एम्स, कितने ही मेडिकल कॉलेजेस की शुरुआत यहाँ पे हुई है। स्वास्थ्य सुविधाओं में काफी मजबूत हुआ है यह प्रदेश। साथ ही साथ अब मैं एक कपड़ा, रोटी, मकान, ये एक बहुत जरूरी आवश्यकता होती है। रोटी के लिए पूरे क्षेत्र को अगर आप देखते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश को, तो 5 किलो का अभी तक अनाज दिया जा रहा था। अब योगी सरकार ने 10 किलो से कर दिया, 5 किलो केंद्र सरकार की तरफ से और 5 किलो प्रदेश सरकार की तरफ से। साथ ही साथ 1 लीटर तेल, चना 1 किलो और 1 किलो नमक भी देना शुरू कर दिया, जिससे आपका पेट भर सके। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत मजबूत काम किया। शिक्षा के क्षेत्र में आजमगढ़ की है अगर बात करें, तो आजमगढ़ के 50-60 सालों से विश्वविद्यालय की मांग उठ रही थी। आजमगढ़ के युवाओं को सबसे बड़ी धरोहर उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय था वो दिया है। बहुत सारे और उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना उत्तर प्रदेश में की गई है। शिक्षा में बहुत मजबूत हुआ है। अगर आप मकान की बात करें, मकान चाहे वो अर्बन एरिया और प्रधानमंत्री योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री योजना हो, इससे बहुत सारे, ऐसी कोई ग्राम सभा नहीं है जहां पे लोगों को बड़ी संख्या में मकान न दिए गए हो। रूरल एरिया की मैं बात कर रहा हूँ। अर्बन एरिया की अगर आप बात करें, अर्बन एरिया में भी बहुत ज्यादा, जैसे मैं निजाम सरायमीर क्षेत्र पड़ता है, वहां पे सिर्फ सरायमीर क्षेत्र में करीब 2000 के आसपास आवास दिए गए थे। पूरे सरायमीर नगर क्षेत्र की अगर मैं बात करता हूँ, बहुत बड़ी संख्या है आवास की। जो सड़क की बात करिए, सड़क में आजमगढ़ को इन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ा, सड़क भी दे रहे हैं हम, एयरपोर्ट भी बना आजमगढ़ में, उसकी भी शुरुआत होने जा रही है, ट्रांसपोर्टेशन भी हम दे रहे हैं, भोजन की भी व्यवस्था हम कर रहे हैं। जो नैतिक दायित्व है एक सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से उन दायित्वों को निभाने में, उसको आगे बढ़ाने में। बिजली की बात करिए, बिजली कितनी अच्छी व्यवस्था, शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे है, तहसील मुख्यालयों पे 20 घंटे है और गांव में 18 घंटे की बिजली व्यवस्था है। इतनी अच्छी व्यवस्था कभी भी उत्तर प्रदेश में नहीं रही है। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे अभी डॉक्टर पीयूष, जिनके विचारों को आपने सुना, तो हम उम्मीद करते हैं कि जो इनके विचार हैं, उसको ये धरातल पर जब ये उतरे ग्राउंड पर, तो उसको अमली जामा पहना सके, और ताकि फिर अगली बार जब हमसे बात करें तो फिर वो, अब बात इस पे हो कि अब होना क्या नहीं, हुआ क्या, किया क्या, तो फिर क्यों इस मुद्दे पे हम बात करें। और दूसरी चीज कि हम चाहते हैं कि जैसे इनके विचार हैं, ऐसे युवाओं को आगे आना चाहिए। राजनीति सबके लिए प्लेटफॉर्म खुला है, बस आपको सकारात्मक सोच के साथ, सिर्फ जैसे कि इन्होंने पूरी बात, पूरे उस पे बात किया, पूरे कहीं जो हमने अभी आजमगढ़ की बात आज किया है, तो वहां पर आजमगढ़ में तमाम लोगों से बात हुई, तो पॉलिटिक्स, जातिवाद, ये सब इन्होंने पूरे बातचीत के दौरान ये नहीं है, सिर्फ विकास ही मुद्दा रहा है और इश्यूज रहे। तो अगर यही है, इसी तरीके से है, तो हमारी शुभकामनाएं और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको है कि आप ऐसे ही लोग, आप और आप जैसे लोग ही राजनीति में आए, और विचार उन ऐसे ही रहें और उनको अमली जामा भी पहनाया जाए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।